कल दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ऐवान गालिब में एक प्रोग्राम किया जिसमें दिल्ली की मसाजिद के अइम्मा और मुअज्जिन हज़रात को बुलाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के ज़रिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और सारे मेंबर भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया गया। अइम्मा की तनख्वाह जो पहले 10,000 थी उसको बढ़ा करके 18,000 कर दिया गया और मुअज्जिन की तनख्वाह जो पहले 9,000 थी वो बढ़ा करके 16,000 कर दी गई। इसके साथ ही एक ऐलान और किया गया है कि दिल्ली में जितनी भी मसाजिद हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के अंडर में हैं या नहीं हैं, उनके इमाम को और उनके मुअज्जिनों को भी तनख्वाह दी जाएगी। ये एक बड़ा ऐलान किया गया। जब ये ऐलान किया जा रहा था तो पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था और जमाअतुल्लाह के ज़रिए इस बात का ऐलान हुआ तो तालियों से पूरा हॉल गूंज उछला। इस मौके पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे। अमातुल्लाह खान की उन्होंने अपनी स्पीच में तारीफ़ की। ये कहा कि दिल्ली की आमदनी उन्होंने दुगनी कर दी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड की आमदनी दुगनी कर दी है और अब इसी वजह से तनख्वाह बढ़ाई गई है। और उसके साथ ही एक बड़ा बयान इस अपनी स्पीच के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिया और ये कहा अंबानी का जो मकान है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना हुआ है। अगर दिल्ली के अंदर ये होता तो वो उसको तुड़वा देते हैं। ये बयान अरविंद केजरीवाल के ज़रिए दिया गया है। इस पूरे मामले पर मैं कुछ ज़्यादा तबसरा करूं उससे पहले मैं ये बयान आप तक सुनवाना चाहता हूं कि क्या कहा उन्होंने अपने बयान में। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देता। तो सुना आपने किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अंबानी के मकान को वो तुड़वा देते अगर वो दिल्ली में होता। लेकिन तालियां लोग बजा रहे हैं। सब जानते हैं कि पिछले 4 साल में दिल्ली में किस तरह से वक्फ बोर्ड की लैंड पर कब्जे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम लोकेशंस पर किस तरह से कब्जे किए हैं। लोगों ने धरने दिए, लोगों ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की कि किसी तरह से इनको बचाया जाए। खुद दिल्ली सरकार के जो एसडीएम हैं जिनके अंडर में ये पूरा आता है उन तक शिकायतें की गई और वो कुछ नहीं कर पाए और कब्जे होते रहे। इस पूरे मामले पर तफसील से मैं ज़रूर आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा शाहिद एडवोकेट का एक दिया हुआ एक बयान जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर किस तरह से उनको घेरने की कोशिश की है। पहले आप उसको सुनिए। दरअसल वक्फ बोर्ड का बहुत बुरा हाल दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन चूंकि आप बात खास तौर से दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली में 990 वक्फ प्रॉपर्टियां खाली होने का इंतजार कर रही हैं 2015 से। केजरीवाल साहब की सरकार को बारंबार फटकार लगने के बावजूद, रेवेन्यू सेक्रेटरी को कोर्ट ने सम्मन करने के बावजूद, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तमाम चीजें करने के बावजूद भी 990 में से केजरीवाल साहब ने सिर्फ 8 प्रॉपर्टियां आजाद करवाई हैं आज तक, जबकि एसडीएम उनके पावर में है, एसडीएम उनके अंडर में आता है और जो वक्फ एक्ट का कानून है उसके मुताबिक एसडीएम की ड्यूटी है वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करवाना अगर वो कब्जे में है तो। दूसरी आप बात देखिए कब्रिस्तान की, अगर हम बात कर लें ये 990 जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं इसमें कब्रिस्तान नहीं है। अगर हम कब्रिस्तानों की बात कर लें तो खुद माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली सरकार के जो माइनॉरिटी कमीशन है उनकी अपनी रिपोर्ट है कि दिल्ली में 750 में से 450 कब्रिस्तान गायब हो चुके हैं। क्या केजरीवाल साहब ने एक भी कब्रिस्तान को आज तक आजाद करवाने की कोशिश करी? एक भी कब्रिस्तान को जो गायब हुए हैं उनको दोबारा से बहाल किया? नहीं किया। तीसरी बात आपके सामने की बात है, लाल मस्जिद जो कि प्राइम लैंड पर है, लाल मस्जिद कब्जा करवा दी गई। लाल मस्जिद को अच्छा खासा उसका पार्ट शहीद करवा दिया गया, कब्रें वहां पे शहीद करवा दी गई।
केजरीवाल साहब ने कोई भी एक्शन उस पर नहीं लिया, FIR तक नहीं की। रात दिन हम लोग धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, लेकिन केजरीवाल साहब ने एक भी कार्रवाई लाल मस्जिद के लिए भी नहीं की। उत्तम नगर कब्रिस्तान की आपको पता होगी, उत्तम नगर में कब्रिस्तान जो कि पिछले बहुत सालों से चल रहा था, उत्तम नगर में वहां पर इन्होंने दफीना बंद करवा दिया। इन्होंने अपने SDM से ऑर्डर करवाए, वहां पर उत्तम नगर कब्रिस्तान उन्होंने बंद करवाया। 990 वक्फ प्रॉपर्टियों की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं, संक्षिप्त में बताऊं, तो उससे उन प्रॉपर्टियों से हमारे वक्फ बोर्ड को इतनी आमदनी हो सकती है कि हम इमामों को 18,000 रुपए नहीं, हम 1 लाख रुपए से ज्यादा किराया उनको रेंट सैलरी दे सकते हैं। हम जो हमारी बहनें बेवाएं हैं या जो मजबूर हैं या जिनके शोहर नहीं है, हम उनको 20 से 25,000 रुपए मेंटेनेंस आराम से दे सकते हैं। हमारे पास जो स्कूल कॉलेज नहीं है, हम अच्छे स्कूल कॉलेज बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, हम यूनिवर्सिटीज कायम कर सकते हैं, हम हॉस्पिटल्स कायम कर सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी भी सरकार की कोई भी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने शर्म की बात है, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने इमामों को 18,000 रुपए तनख्वाह कर दी। वक्फ बोर्ड उनका बहुजूर का है, वक्फ बोर्ड सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टियां हैं। देखिए, अगर आप यहां से थोड़ा सा 10 कदम दूर आगे चले आइए, निजामुद्दीन में DPS के पास में लैंड है जो कि वक्फ की लैंड है, जो कि केजरीवाल साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कब्जा करवाई है। अभी बाउंड्री हुई है, इनके मस्जिद का भी वहां पे काम रुकवा दिया गया। खुद केजरीवाल सरकार के जो अहदेदारान हैं उसका उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है। उसके पास में एक दूसरा है जिसको तिकोना कब्रिस्तान कहा जाता है। तिकोना कब्रिस्तान ओबेरॉय होटल 5 स्टार होटल है, उसके सामने है, और ओबेरॉय होटल भी वक्फ की लैंड पर ही है, जो कि 5 स्टार होटल है। उसके बिल्कुल सामने वाली जो लैंड है उसके साथ भी वही किया है इन लोगों ने कि वो वक्फ की लैंड है, लेकिन केजरीवाल साहब ने पूरी साजिश के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें कब्जा करवा रहे हैं। वहां पर भी बाउंड्री का काम हो गया, वहां पर मस्जिद, कदीमी मस्जिद, 100 साल की मस्जिद है, उसको भी तोड़ दिया गया। वो सब आप लोग देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो सुना आपने कि दिल्ली में किस तरह से 1000 से करीब प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर कब्जे हैं, सरकारी दफातर हैं, सरकार के कब्जे हैं, सरकारी एजेंसियों के कब्जे हैं, लोगों के कब्जे हैं, जिसको लेकर कोर्ट में पिटीशन डली हुई हैं। अभी हालिया दिनों में 3-4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका जिक्र अभी शाहिद एडवोकेट ने किया कि किस तरह से लाल मस्जिद की ज़मीन को सेंट्रल गवर्नमेंट के हवाले कर दिया गया, किस तरह DP स्कूल के बराबर की ज़मीन को LND ने कब्जा कर लिया, वहाँ पर 4 दीवारी बनवा दी गई। बिल्कुल मस्जिद से सटा हुआ इलाका था और बाकायदा वक्फ बोर्ड की वो ज़मीन है, LND के ने उस पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर पाई। लाल मस्जिद के पास जितने हंगामे हुए, हर जुम्मे को लोग वहाँ पहुँचे, मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया, उसके साथ ही कब्रिस्तान कि बहुत सारी कब्रों को मिसमार कर दिया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी ने ज़बरदस्ती वहाँ पर CISF का हेडक्वार्टर बनना है, उसके लिए उस पर कब्ज़ा कर लिया गया। दिल्ली सरकार और ये वक्फ बोर्ड जो अपने पेट पे थपथपा रहा है, जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि अमातुल्लाह खान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए, कोर्ट तक में जो है अपनी बात नहीं रख पाए और दोनों ही जगहों पर कब्ज़ा देखने में आया। इसके साथ ही उत्तम नगर का जिस तरह से जिक्र किया, तकरीबन 1.5 साल पहले उत्तम नगर कब्रिस्तान जो बाकायदा जहां पर तदफीन हुआ करती थी, हिंदूवादी संगठन अचानक आए और उन्होंने वहां पर तदफीन से मना किया, तदफीन रोक दी गई। SDM गया मौके पर और बाकायदा वहां के लोकल MLA जो आम आदमी पार्टी का है, उसने ये कहा कि यहाँ पर तदफीन नहीं होगी और वो तदफीन बंद कर दी गई। लेकिन रामनवमी के दौरान वहाँ पर पूरी तरह से 9 दिन तक जो है राम कथा जो सुनाई जाती है नवरात्रे के दौरान, वो वहाँ पर उसका महाभारत का जो मंच होता है, नाटक होता है, वो वहाँ पर किया गया, उसके लिए इजाज़त दे दी गई। लेकिन जो कदीमी कब्रिस्तान था जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में पूरी तरह से मौजूद है, उस पर कब्ज़ा करा दिया गया आम आदमी पार्टी के ज़रिए। उसमें अरविंद केजरीवाल भी पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, क्योंकि मुस्लिम डेलीगेशंस गए, मुलाकात की। माइनॉरिटी कमीशन की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, उसने भी अपनी पूरी तरह से रिपोर्ट दी है कि किस तरह से ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है। अगर 997 प्रॉपर्टीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी सैकड़ों कब्रिस्तान ऐसे हैं जिन पर कब्ज़ा हो गया। नए कब्रिस्तान की तो आप छोड़ दीजिए, जिस तरह से मांग की जाती है, ओखला में जिस तरह से बात की जाती है बार बार, वो तो
शुक्र मानिए अखिलेश यादव का जब उनकी सरकार थी कि उन्होंने शाहीन बाग के पास एक छोटा सा जो इलाका था, जो वहाँ पर जल बोर्ड की जो ज़मीन थी, सिंचाई विभाग की जो ज़मीन थी, वो वहाँ के मुसलमानों को दिया। मौलाना अरशद मदनी की उसमें काफ़ी कोशिश रही और उसके बाद वो कब्रिस्तान मुसलमानों को दिया और आज लोग अपनी जो है मुर्दे वहाँ पर तदफीन कर रहे हैं। हालांकि एक छोटा सा कब्रिस्तान जो है वो बटला हाउस में है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरी तरह से वो भर चुका है। अगर ये कब्रिस्तान नहीं दिया जाता अखिलेश के ज़रिए तो ये कितनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा ये मसला हो जाता। जिस तरह से रिंग रोड पर कब्ज़ा कर लिया गया मिलेनियम पार्क बनाने के लिए कब्रिस्तान पर, उसकी पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने उसकी निशानदेही कराई थी, पैमाइश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसका कब्ज़ा मुसलमानों को नहीं दिया गया और वहाँ पर आलिशान एक पार्क बना दिया गया जो एक अय्याशी का अड्डा आजकल बना हुआ है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को इन सब चीज़ों को बोलते हुए शर्म आनी चाहिए और मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, जो मस्जिद के मुअज्जिन हैं, जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इतनी बुरी हालत थी उस प्रोग्राम के अंदर, में आप अपने शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि लोग ज़मीनों के ऊपर बैठे हुए थे, बैठने तक की जो है वहाँ पर जगह नहीं थी, इतनी तादाद में लोग पहुँचे हुए थे। ये खुशी मनाई जा रही थी कि तनख्वाह बढ़ा दी गई। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों की बड़ी प्रॉपर्टीज़ पर 5 स्टार होटल बनाए जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कब्ज़ा कर रही है, जिस मकसद से वक्फ किया गया था वाकिफ़ ने, वो मकसद पूरी तरह से फौत होता नज़र आ रहा है। कोई एहसान नहीं कर रही है दिल्ली सरकार मुसलमानों को सैलरी बढ़ा करके मुअज्जिन किया इमामों की, क्योंकि ये उनका हक़ है और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की आमदनी से उनको तनख्वाह दी जा रही है जो उनके अकाबरीन छोड़ करके गए हैं, जो अकाबरीन वक्फ करके गए हैं। अगर पूरी तरह से तमाम प्रॉपर्टीज़ को खाली करा लिया जाए और उसका किराया ही अगर जोड़ा जाए तो ये 18,000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपया एक एक इमाम को दिया जा सकता है। तो कोई एहसान नहीं कर रही केजरीवाल सरकार या अमातुल्लाह खान। इस पूरे मामले पर न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि इन अइम्मा को और इन मुअज्जिनों को भी सोचने की ज़रूरत है। जिस तरह का इंतज़ाम वहाँ पर देखने को मिला, जिस तरह से हालात ख़राब वहाँ पर देखने को मिले, और उसकी शिकायत भी एक शख्स के ज़रिए की गई कि ना नमाज का कोई इंतज़ाम था, ना यहाँ पर जो है कोई इतने सारे मसाजिद के इमाम आए हुए हैं और मुअज्जिन आए हुए हैं, सिर्फ सियासी स्पीच दी जा रही हैं। पहले आपको मैं वो भी बात सुनवाता हूँ जो वहाँ पर एक इमाम ने हमारे संवाददाता से बात की। और जो अच्छा काम करे मालिक उसको जिता दे, ठीक है, ताकि इंसानियत का भला हो। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, हर इंसान को अमन और शांति मिले, ऐसे आदमी की अल्लाह ताला इंतखाब कर दे। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने अइम्मा को मदऊ किया था तो आपको अइम्मा हजरात के नमाज के इंतजाम का जरूर करना था, आपने इसका इंतजाम नहीं किया। आइंदा इसको याद रखें, जब अइम्मा को मदऊ करें तो उनके नमाज का इंतजाम जरूर किया जाए और उनके लिए जो भी नाश्ता वगैरह हो उनके वक़ार के साथ उसको तकसीम किया जाए। तो सुना आपने। और उसके अलावा जब खाना बट रहा था, खाने का एक पैकेट वहाँ पर सबको दिया जा रहा था, तो उस पैकेट को लेकर भी वहाँ पर हंगामा देखने में आया। पूरी कौम वहाँ पर टूट पड़ी थी और हालात ख़राब होते नज़र आ रहे थे, सिर्फ पैकेट लेने के लिए वहाँ पर मारा मारी थी। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के हालात होंगे तो अपनी सियासी लीडरशिप तो आप छोड़ दीजिए, अपना हक़ भी मिल पाना नामुमकिन होगा और मुश्किल होगा। इस पर बहुत संजीदगी से विचार करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि जब इलेक्शन आ रहा है, 2019 करीब है, अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि मुसलमानों का वोट अगर उनको नहीं मिला तो दिल्ली में जो 7 सीटों का दावा किया जा रहा है, अकेले लड़ने की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी के ज़रिए, तो इन सीटों पर 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम बहुल हैं। अगर ईस्ट दिल्ली की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, और इन दोनों सीटों पर अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं, क्योंकि ईस्ट दिल्ली में ये पूरा इधर का इलाका आता है, जमुना पार्क का, और ओखला का पूरा इलाका जो है ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी तरह से 50% से ज़्यादा मुसलमान, सीलमपुर, जाफराबाद और शाहदरा का जो इलाका आता है, ये 2 सीटें पूरी डिसाइडेड। और उसके अलावा सेंट्रल दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, उसमें पुरानी दिल्ली का जो एरिया आता है, तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमान बहुत ताकतवर है और बड़ी तादाद में है। तो इन तीनों सीटों पर अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो केजरीवाल की जो दावे किए जा रहे हैं 7 सीटों का, तो उसमें कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस तरह का प्रोग्राम पूरी तरह से प्लान किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये सैलरी फरवरी में जिस तरह से दावा किया गया है कि फरवरी से आनी शुरू हो जाएगी,
तो क्या ये सैलरी आती है या महज एक ये दावा बनकर रहता है दिल्ली वक्फ बोर्ड का? क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ का जो किराया है वो लिया जा रहा है, जो जिस तरह से पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में जो मस्जिद फतेहपुरी है उसके आसपास जाकर के वहाँ पर किराया वसूल किया गया, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत सारी जो मसाजिद हैं उसमें बड़ी प्राइम लोकेशंस पर जो है कुछ दुकानें हैं उनका किराया आता है। तो जिस तरह से किराया तकरीबन 9 करोड़ रुपए वसूला गया है जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली वक्फ बोर्ड में, और इमामों को जो तनख्वाह बढ़ाई गई है वो इसी की वजह से जो है बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान की जो है कोशिशें ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया जा रहा है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो वाकिफ़ का जो मकसद है प्रॉपर्टीज़ को वक्फ करने का वो उसका हासिल हो पाए और सियासत ना बनकर रह जाए। और जिस तरह से यहाँ पर देखने में आया कि किस तरह से बदइंतज़ामी हुई, किस तरह से लोग कुछ पैसों की वजह से तालियां पीटते हुए नज़र आए, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर ये दिल्ली में होता अंबानी का तो ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए था कि पिछले 4 साल के दौरान जो दिल्ली में प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा हुआ है उसमें आप कहाँ थे, आप कहाँ सोए हुए थे, आप तक सारी जानकारी पहुँचाई गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। धन्यवाद। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।